हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ऋग्वेदिक पीरियड को कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 लेक्चर के अंदर हमने हाफ पार्ट जो है ऋग्वेदिक पीरियड का वो पढ़ा था और आज हम जो हाफ पार्ट बचा था उससे कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 लेक्चर नहीं देखा है ऋग्वेदिक पीरियड का तो उसे ज़रूर देखिए ताकि आपको पार्ट 2 जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आज हम शुरू करते हैं। आज हम ऋग्वेदिक पीरियड की पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था वो ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर था। तो रूलर जो था मतलब ट्राइबल रूल था एंड असेंबलीज थी, यानी जैसा हमने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था कि जो ट्राइबल था वो मेन फोकस थे ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर, तो वो ही रूल करती थी और जो असेंबलीज थी वो कौन हेड करता था? ट्राइबल पीपल ही हेड करते थे। द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज ट्राइबल एंड मोनार्शियल, नाउ द चीफ्स पावर वॉज नॉट एब्सोल्यूट, यानी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो ट्राइबल के अराउंड ही था। जो ट्राइबल्स थे, जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, विलेजेस थे, ट्राइबल थे, वो ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे। और किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन था? मोनार्शियल ऑर्गेनाइजेशन था, यानी एक हेड होता था, चीफ होता था जिसे राजन कहा जाता था। जो भी टर्म्स यूज़ की जाती थी उस टाइम पे वो हम नीचे पढ़ेंगे। और जो चीफ होता था, है ना, जो चीफ होता था उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होते थे। आप जब लेटर पीरियड के अंदर देखते हैं जो राजा होते थे उनके पास एक पावर जो रहता था वो एब्सोल्यूट रहता था, यानी जो भी किंग कहेगा वो होगा। लेकिन इस समय पे जो चीफ होता था वो सिर्फ प्रोटेक्टर होता था या फिर लीडर होता था ट्राइबल ग्रुप्स का। अब टर्म्स की बात करते हैं, जैसे सबसे पहले होता था राजन, जो कि ट्राइबल चीफ होता था, यानी जो चीफ का ट्राइबल का चीफ होता था। द राजन वॉज प्राइमरली अ वॉर लीडर एंड अ प्रोटेक्टर ऑफ ट्राइब गोपति जनसया, यानी जो राजन होता था वो एक वॉर लीडर होता था, यानी अगर किसी भी तरह का वॉर हो रहा है, लड़ाई हो रही है, बैटल हो रहा है तो उसे लीड कौन करेगा? राजन करेगा। और दूसरा उसका फंक्शन ये था कि वो जितने भी ट्राइब्स हैं उन्हें क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। और राजन को गोपति जनसया भी कहा जाता था। ये टर्म आपको याद रखनी है। हिज पोजीशन वॉज यूजुअली हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मतलब होता है कि जो राजा का बेटा होगा वही क्या बनेगा? राजा बनेगा। लेकिन कुड बी इलेक्टिव स्पेशली इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक लीडरशिप। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कर रहा है या वीक लीडरशिप कर रहा है तो उस समय पे इलेक्शन भी किए जाते थे। ही डिड नॉट मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी, यानी किसी भी प्रकार की आर्मी नहीं की जाती थी या फिर स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी उस टाइम पे। इंस्टेड द ट्राइब मेंबर्स फॉर्म अ मिलिटिया ड्यूरिंग वॉरफेयर, यानी जो ट्राइब्स के मेंबर्स होते थे वो ही वॉरफेयर एज अ आर्मी वर्क करते थे। हिज मेन ड्यूटीज इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग द कैटल्स, लीडिंग द बैटल एंड द परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस, यानी उसकी मेन ड्यूटीज क्या होती थी? जो कैटल्स थी उस टाइम पे हमने पार्ट 1 के अंदर देखा था कि कैटल्स जो थी वो मेन वेल्थ थी उस टाइम पे। तो ट्राइब्स की जितनी भी कैटल्स थी उनको कौन प्रोटेक्ट करता था? राजन। इसके बाद जो भी बैटल होते थे उसको लीड कौन करता था? राजन। और सेक्रीफाइसेस जो थे ट्राइबल पीपल्स के लिए वो कौन हेड करता था? कौन परफॉर्म करता था? राजन करता था। अब बात करते हैं ट्राइबल असेंबलीज की, यानी कौन कौन सी ट्राइबल असेंबलीज होती थी जो कि गवर्नेंस के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती थी। दिस असेंबलीज वर विटल इन द लिमिटिंग द राजन्स पावर एंड इंश्योरिंग कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, यानी ये जो असेंबलीज होती थी छोटी छोटी ट्राइबल असेंबलीज वो राजा की पावर को लिमिट करती थी। कैसे समझिए, जैसे आज हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का जो पावर होता है उसको कंट्रोल करती है ना। उसी तरीके से ये जो छोटी छोटी मीटिंग्स होती थी असेंबलीज वो राजा की पावर को लिमिट करके रखती थी और कलेक्टिव डिसीजन करती थी, यानी अगर कोई ऐसी समस्या है जो सबसे जुड़ी हुई है तो उस टाइम पे ये जो असेंबलीज होती थी वो छोटे छोटे डिसीजन करती थी। सबसे पहले सभा, एक होती थी सभा, एन असेंबली ऑफ एल्डर और नोबल्स, यानी ये जो टर्म है वो आपको याद करने की। सभा जो है वो एल्डर मेंबर्स की होती थी, जो नोबल्स मेंबर होते थे वो ही इसके अंदर जाते थे। एक्टिंग एज अ काउंसिल एंड इवॉल्विंग इन द जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, यानी जितने भी जुडिशियल मैटर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स थे, उनके लिए इनको इवॉल्व किया जाता था और इसे हम काउंसिल भी कह सकते हैं। वुमेन कुड पार्टिसिपेटेड, और वुमेन भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती थी। कहाँ पर? सभा के अंदर। तो एक चीज़ क्लियर कीजिए कि सभा के अंदर एल्डर्स होते थे, नोबल्स होते थे। क्यों होते थे? जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे डिसीजन लेने के लिए होते थे और वुमेन्स भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करती थी। इसके बाद होती थी
समिति अ मोर जनरल असेंबली ऑफ एंटायर ट्राइबल। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि एल्डर्स और नोबल्स ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन यहाँ समिति के अंदर, असेंबली के अंदर जितने भी एंटायर ट्राइब्स हैं, जो भी कॉमन पीपल हैं, वो सभी पार्टिसिपेट करते थे। यानी कॉमन पीपल भी यहाँ पर क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। इट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन इलेक्टिंग एंड री इलेक्टिंग द राजन एंड डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट ट्राइबल अफेयर। यानी जितने भी राजन का इलेक्ट करना है या फिर से री इलेक्ट करना है राजन को, तो इस तरीके की असेंबली होती थी। और जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन होते थे ट्राइब्स के रिलेटेड, वो सारे ही समिति के अंदर बैठ के लिए जाते थे, जहाँ पर सारे ट्राइब्स जो हैं वो आते थे। इसके बाद विधाता एक सभा होती थी, द ओल्डेस्ट एंड पॉसिबली मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेंबली होती थी, डीलिंग विद वेरियस मैटर इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड रिलीजियस इशू। यानी किसी भी तरह का इकोनॉमिक है, मिलिट्री है और रिलीजियस इशू जब होते थे तो विधाता असेंबली होती थी। बोथ मैन एंड वुमेन वर पार्टिसिपेटेड, यानी दोनों ही मैन और वुमेन पार्टिसिपेट करते थे। इसके बाद घना एक असेंबली होती थी जो कि स्मॉल ट्राइबल असेंबली होती थी, जो कि किसी जो सोशल या फिर कोई भी छोटी सी अगर कोई प्रॉब्लम है, इशू है, उसको सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर कितने ऑफिशियल्स होते थे। तो सबसे पहला होता था पुरोहिता। अब पुरोहित से ही पता चलता है, आज हम पुरोहित किसे बोलते हैं, पंडित को बोलते हैं। तो चीफ प्रीस्ट जो होता था, हु वाज आल्सो राजन्स एडवाइजर, गाइड एंड अ कंपेनियन इन द बैटल। यानी चीफ प्रीस्ट होता था जो कि राजा को एडवाइस करता था, गाइड करता था और बैटल के अंदर कंपेनियन भी करता था। इसके बाद होता था सेनानी, जो कि आर्मी का चीफ होता था। अब देखिए उस टाइम पे हमने देखा कि कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, लेकिन ऐसे बना दिया जाता था कि जितने भी ट्राइब्स हैं उनको कौन लीड करेगा, सेनानी करेगा। इसके बाद ग्रामनी होता था जो कि हेड होता था विलेजेस का। इसके बाद व्रजपति होता था, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ फैमिलीज और कमांडर ऑफ पेस्चर ग्राउंड्स। यानी जितने भी खेत थे, एग्रीकल्चर पेस्चर थे, उनको कमांड करना और जितनी भी लार्ज फैमिलीज हैं, ग्रुप ऑफ लार्ज फैमिलीज, उनको क्या करना, हेड करना कौन करता था, व्रजपति करता था। और इसके बाद स्पाइस, जिसे स्पास भी कहा जाता है, मैसेंजर वर ऑल्सो एम्प्लॉयड। यानी जो स्पाइस होते थे, यानी छुप के बातें सुनकर फिर उनको बताना, और जो मैसेंजर होते थे, यानी पहले तो कोई फ़ोन या फिर इंटरनेट नहीं था, पहले मैसेंजर्स होते थे, यानी वो एक दूसरे की जगह मैसेज पहुंचाते थे। अब बात करते हैं उस टाइम के रिलीजियस की। अब रिलीजियस जो था वहाँ पर नेचुरलिस्टिक था, पॉलीथिज्म और रिचुअलिज्म, यानी हम कह सकते हैं कि नेचुरल ओरिएंटेड था। वहाँ पर कोई ऐसी डीटी नहीं थी या ऐसे भगवान नहीं थे जो कि जैसे आज हम देखते हैं ना, ऐसे नहीं, कृष्ण, राधा, शिव, ऐसा नहीं था। नेचुरलिस्टिक, यानी बारिश होती है तो वो उनके लिए भगवान है, हवा चलती है तो वो उनके लिए भगवान है, पेड़ होता है जो उनको हवा देता है वो उनके लिए भगवान है। तो इस तरह के नेचुरलिस्टिक जो उनके नेचुरली हेल्प करते हैं। तो ऋग वैदिक रिलीजियस कैरेक्टराइज बाय द नेचुरलिस्टिक पॉलीथिज्म, द वर्शिप ऑफ नेचुरल फोर्सेस पर्सनलाइज एज अ डिसीज। यानी जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं उसे ही भगवान के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। देयर वॉज नो आइडल वर्शिप, यहाँ पर किसी भी तरह की आइडल वर्शिप नहीं होती थी। आइडल वर्शिप यानी एक मूर्ति होना और इसकी पूजा करना, ऐसा नहीं था। ना ही कोई टेम्पल था और एलोबरेटेड रिचुअल्स लाइक दोज इन द लेटर पीरियड। लेकिन लेटर पीरियड के अंदर इस तरह के जो भी रिचुअल्स है वो किए जाते थे, जैसे आइडल वर्शिप होना, टेम्पल बनाना, वो। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में कुछ भी नहीं था। अब कौन कौन से प्रोमिनेंट डिटीज थे, सबसे पहला इंद्र था, द मोस्ट इवोक्ड गॉड, जिसके ऊपर 250 हाइम्स जो हैं वो लिखे गए हैं ऋग्वेदा के अंदर। एसोसिएटेड विद थंडर, यानी बिजली, रेन यानी बारिश, और वॉर के लिए जाना जाता था, और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था, जिसे ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स कहा जाता था। इसके बाद दूसरा अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, जिसपे 200 हाइम्स लिखी गई हैं। कंसिडर एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमंस क्राइंग ऑफरिंग टू द हेवंस। यानी अग्नि जो कि साक्षी यानी इंटरमीडिएटर होता था। जैसे आज हम शादी करते हैं तो क्या करते हैं, बीच में एक अग्नि का कुंड बनाते हैं, कोई भी पूजा करते हैं तो हम अग्नि को लगाते ही हैं। तो अग्नि क्या है, साक्षी हर चीज़ की। इसी वजह से उसे इंटरमीडिएटर माना जाता है कि गॉड और ह्यूमन के बीच में जो भी चीज़ हो रही है उसका साक्षी कौन है, अग्नि है। तो इसलिए उसे गॉड ऑफ फायर कहा जाता है। इसके बाद वरुणा आपको पता ही है, वरुण यानी क्या होता है, हवा, है ना। तो उसके जो देवता होते थे उसे वरुण कहा जाता था। द गार्जियन ऑफ रथ, यानी कॉस्मिक ऑर्डर और जो मॉरल लॉ होता था उस टाइम पे, उसे ऑर्डर, कॉस्मिक ऑर्डर और मॉरल लॉ यानी रथ
गार्डियन माना जाता था, एसोसिएटेड विद द वाटर एंड रिगर्सियसनेस, यानी वाटर के रिलेटेड उन्हें माना जाता था, पानी के रिलेटेड। सोमा बोथ अ गॉड अ प्लांट हुज इंटॉक्सिसाइड जूस वॉज सेंटर टू द रिचुअल्स, यानी सोम एक प्लांट होता था जिसे भगवान की तरह पूजा जाता था। अदर इंपॉर्टेंट डिटीज जैसे सूर्य यानी सन गॉड, उषा यानी गॉडेस ऑफ डाउन, इसके बाद वायु यानी विंड गॉड, मरुत्स यानी स्टॉर्म गॉड्स, अदिति यानी मदर ऑफ गॉडेस और मित्र यानी सन गॉड। इसके बाद हिनोथियज्म एंड कैथोनियज्म एक दो टर्म है, अ यूनिक फीचर वेयर इंडिविजुअल गॉड्स were temporarily elevated to the supreme status in a particular hymns without denying the existence of others। यानी हिनोथियज्म और कैथोनियज्म एक यूनिक फीचर है, इंडिविजुअल गॉड है जो कि टेम्पररी एक सुप्रीम स्टेटस की तरह होता था उस टाइम पे, जिसपे हिम्स भी लिखी गई है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, हिनोथियज्म एंड कैथोनियज्म। अब बात करते हैं किस तरीके से वर्शिप किया जाता था, यानी मोड ऑफ वर्शिप क्या था। द प्राइमरी फॉर्म ऑफ वर्शिप इवॉल्विंग चैंटिंग हिम्स, यानी मंत्र का उच्चारण किया जाता था। यज्ञ यानी सेक्रीफाइसेस किए जाते थे। ऑफरिंग इंक्लूड घी, यानी जो घी होता था, जैसे अग्नि के अंदर घी डालना आज भी हम करते हैं। मिल्क, ग्रेन्स एंड समटाइम एनिमल्स, यानी दाउ द काउ वॉज कंसिडर्ड अघन्य नॉट टू बी किल्ड, यानी जो काउ थी उसको नहीं मारा जाता था, लेकिन एनिमल्स की भी पूजा की जाती थी, जैसे आज भी हम गाय को माता कहते हैं ना, वैसे। द पर्पस ऑफ दिस रिचुअल वॉज टू सीक मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को वो करना, यानी ज़्यादातर जितने भी रिचुअल्स होते थे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए होते थे, कैटल्स के लिए होते थे, क्योंकि हमने देखा था कि कैटल्स मेन वेल्थ है। गुड हेल्थ, यानी जो अच्छी स्वास्थ्य के लिए होता था, मेल प्रोजेनी के लिए होता था, और विक्ट्री इन बैटल के लिए किया जाता था। एब्सेंस ऑफ लेटर कॉन्सेप्ट, यानी काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो लेटर के थे जो कि यहाँ पर एब्सेंट थे, जैसे कंसेप्ट लाइक ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, यानी रीइंकारेशन, कर्म और मोक्ष के अंदर यहाँ पर किसी भी तरह का डेवलप नहीं होता था। आज हम देखते हैं ना कि संन्यास ले लेना, कर्म में विश्वास करना, मोक्ष में विश्वास करना, ऐसा वहाँ पर नहीं होता था। अब हम लिटरेचर की बात करते हैं। द ऋग वेदा अ विंडो इनटू अर्ली आर्यन लाइफ, यानी ऋग वेदा को एक विंडो कहा जाता है क्योंकि हमें वहीं से पता चला है कि आर्यंस भी थे, अर्ली आर्यंस आए थे, उनका माइग्रेशन हुआ था, ये सभी चीज़ हमें ऋग वेदा से पता चलता है। सो ऋग वेदा इज़ अ सोल एंड मोस्ट क्रूशियल लिटरेरी सोर्स फॉर दिस पीरियड, यानी आज के समय के लिए ये जो ऋग वेदा है वो हमारे लिए एक लिटरेरी सोर्स है जो कि हमें उस समय यानी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। अब ऋग वेदिक के बारे में पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है उस समय का। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 1028 हाइम्स, जिसे सुक्तास कहा जाता है, और ये 10 मंडल्स के अंदर डिवाइडेड है, जिसे हम बुक भी कहते हैं। ठीक है, 128 हाइम्स हैं जिसे सुक्तास कहा जाता है, और 10 मंडल्स यानी 10 किताबों के अंदर ये डिवाइडेड है। अब जो मंडल सेकेंड है और जो 6 है वो ओल्डेस्ट माना जाता है और कोर होता है ऋग्वेदा का। इसके बाद मंडल 1, 8 और ये जो है वो लेटर एडिशन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फेमस गायत्री मंत्र जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि सोलर डीटी सावित्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी डेडिकेट किया जाता है। और ये मंडला थर्ड जो है वो भी मंडला थर्ड के अंदर जो फेमस गायत्री मंत्र है वो पाया जाता है। अब बात करते हैं पुरुष सुक्ता विच इज मेंशन द 4 वर्णास, यानी चारों वर्णा जो है वो कहाँ पर मेंशन किए गए हैं, पुरुष सुक्ता, जो कि हमने पार्ट 1 के अंदर भी पढ़ा था, जो कि मंडल 10 का पार्ट है। द हिम्स प्रोवाइड इनवैल्यूएबल इंसाइट इनटू सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस ऑल्दो दे आर प्राइमरी रिलीजियस इन द नेचर, यानी हम ये भी मान सकते हैं कि ये जितनी भी हाइम्स है वो हमें उस टाइम की सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजियस और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताते हैं। ये ही सोर्स है जिससे हमें पता चलता है कि आर्यंस का माइग्रेशन हुआ था और इस तरीके से उनका इंडिया के अंदर क्या हुआ, सेटलमेंट हुआ, और जो एंशिएंट हिस्ट्री है या फिर सिविलाइजेशन का क्या हुआ, उद्गम हुआ या फिर उनका स्टार्टिंग हुई। तो ये हमने आज पूरा ऋग वेदिक को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम लेटर ऋग वेदिक पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना होगा। एक लाइक ज़रूर करिए और एक शेयर अपने फ्रेंड को ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इस लेक्चर को इतने ही डिटेल से पढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।